Hello everyone, we are back again in this video lecture. This is for BSc second year 4th semester. In this series we have started the chapter IR absorption spectroscopy and this is video number 2 for the chapter. पिछले वाली वीडियो में हमने कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हुक्स लॉ. उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, what are the selection rules for IR spectroscopy and the position and intensity of absorption bands. So first we are starting it with the molecular vibrations. देखिए क्या होता है कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब बॉन्ड है वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड. तो जो जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेके जाएंगे तो वही सिलेक्शन रूल्स में हम देखेंगे उन्हीं वाइब्रेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक मिलेगी जो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हैं. तो चलिए हम उस पर नहीं जाते. सो हेयर वी नो कि वी हैव वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल्स. ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं. एक हमारे पास हो सकते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, दूसरे हमारे पास हो सकते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाता है. जो पर्टिकुलर बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा अगर होती है तो उस वाइब्रेशन को हम कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. बेंडिंग वाइब्रेशंस में चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा बॉन्ड एंगल्स में. अगर बॉन्ड एंगल कम या ज़्यादा हो रहा है तो दैट विल बी बेंडिंग वाइब्रेशंस. ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं ये फिर दोबारा से दो तरीके की हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. अभी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है. वैसे इसके नाम से ही क्लियर है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है. अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, CHH इस टाइप की बॉन्ड है यहाँ पे. अब अगर दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ रही है तो इट इज़ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. या तो दोनों की बढ़े या दोनों की कम हो. इसमें दोनों की बढ़ रही है, इसमें दोनों की कम हो रही है, तो दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, एक की बॉन्ड लेंथ तो बढ़ रही है, दूसरे की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हमेशा हमें थोड़ा सा हायर वेव नंबर पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, क्योंकि दोनों को अलग अलग स्ट्रेच करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ये ज़्यादा हायर वेव नंबर पे हमें पीक मिलेगी. उसके बाद जाते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस. अगेन इसमें हमारे पास एक विद इन द प्लेन होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन होंगे. बॉन्ड एंगल में डिफॉर्मेशन होगा यहाँ पे. सिजरिंग इन प्लेन जो है वो फिर दो टाइप के हैं, सिजरिंग एंड रोकिंग. तो सिजरिंग में क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक ए सीजर. दो बॉन्ड हैं, दोनों इनसाइड मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप की वाइब्रेशन को हम कहेंगे सिजरिंग वाइब्रेशन. रोकिंग, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आइदर बोथ विल गो दिस डायरेक्शन और बोथ विल गो दिस डायरेक्शन, इस टाइप की वाइब्रेशन को कहेंगे. दोनों सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो सिजरिंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रोकिंग है. इन दोनों में ही तुम्हारा क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा. वैगिंग, वैगिंग में क्या है, जो बॉन्ड है यहाँ पे मैंने वेज दिखाने की कोशिश की है. वेज इसमें हमने दिखाया डैश. यहाँ पे वेज का मतलब है कि अबो द प्लेन. यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से जो दो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे CH या तो दोनों ही अबो द प्लेन चले जाएं या दोनों ही बिलो द प्लेन चले जाएं. यहाँ पे पॉजिटिव साइन यही दिखा रहा है कि दोनों अबो द प्लेन जा रहे हैं. इस वाले में नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि दोनों बॉन्ड बिलो द प्लेन जा रहे हैं. ठीक है, ये मैंने सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बनाया है, वेज एंड डैश. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास ये वाला. इसमें डैश है, इसका मतलब एक वेज पे है एक डैश पे है, तो एक तो अबो द प्लेन जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, बिलो द प्लेन जा रहा है. तो इस टाइप की वाइब्रेशन को हम कहेंगे ट्विस्टिंग वाइब्रेशन. तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. बॉन्ड लेंथ में चेंज है तो स्ट्रेचिंग, बॉन्ड एंगल में चेंज है तो बेंडिंग वाइब्रेशन, बॉन्ड लेंथ दोनों में बढ़ रहा है या फिर दोनों में कम हो रहा है तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक में बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है तो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, दोनों सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो सिजरिंग, दोनों सेम डायरेक्शन में आइदर लेफ्ट और राइट जा रहे हैं तो रोकिंग. आउट ऑफ द प्लेन में हमारे पास आता है या तो दोनों ही एटम अबो द प्लेन जा रहे हैं, दोनों ही बॉन्ड या दोनों ही बॉन्ड बिलो द प्लेन जा रहे हैं तो वैगिंग. एक अबो द प्लेन और दूसरा अगर बिलो द प्लेन जा रहा है तो इट विल बी ट्विस्टिंग. तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस. उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस.
अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उसके अंदर n एटम्स हैं तो उसके अंदर हमेशा टोटल 3n टोटल मोड्स बनेंगे। उसमें से 3 हमेशा ट्रांसलेशनल होते हैं, रोटेशनल 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 होंगे रोटेशनल, और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल मोड्स हमारे पास 2 बनेंगे। तो वाइब्रेशनल हमें निकालने पड़ेंगे, टोटल में से हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल माइनस कर देंगे। तो लीनियर मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास जो वाइब्रेशनल मोड्स निकल के आएंगे वो 3n माइनस 5 किसके माइनस किए, 3 ट्रांसलेशनल के और 2 किसके, रोटेशनल के, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशनल मोड्स बनेंगे वो हमारे 3n माइनस 5 बनेंगे। इसी तरीके से नॉन लीनियर में कितने बनेंगे, 3n माइनस 6 बन जाएंगे। एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो टोटल n अगर 3 है तो टोटल मोड्स हमारे पास कितने बन गए, इसमें 9 मोड्स बन गए, 3 × 3, राइट। अगर हमारे पास 9 मोड बन गए, इसमें से 3 तो अब CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ये हमें सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ज्योमेट्री कैसे होती है, लीनियर। तो लीनियर है तो रोटेशनल कितने होंगे, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5, टोटल 9 है, 5 माइनस करेंगे तो वाइब्रेशनल कितने आ जाएंगे, 4। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बता सकते हैं। जितने हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक कितनी दिखेंगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन रूल्स। अगर हम सिलेक्शन रूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेक्शन रूल्स में सिर्फ वही वाइब्रेशंस पीक दे पाएंगे जो कैसे हैं, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हैं। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब है बॉन्ड के अराउंड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक है तो ही हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा IR लाइट का। अगर सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा तो कोई भी पीक नहीं आएगी IR स्पेक्ट्रा में, ध्यान रखना। जैसे समझाने के लिए, मान लिया जो बॉन्ड है वो हमारा किसके बीच में है, A और B के बीच में बॉन्ड है। अगर A और B के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो वाइब्रेशन के टाइम पे है, अगर वो 0 है तो उस वाइब्रेशन को हम कैसा वाइब्रेशन कहेंगे, सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अगर दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो है तो उस वाइब्रेशन को हम कहेंगे नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब जैसे CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमने ऊपर निकाला था 4 वाइब्रेशनल मोड्स निकले थे हमारे। तो इसमें एक हमारे पास होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दोनों C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, सिमेट्रिकल। तो ये जो वाइब्रेशन होगा ये कैसा हो जाएगा, सेंट्रोसिमेट्रिक, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा डाइपोल मोमेंट में, दोनों तरफ बराबर है। तो ये वाइब्रेशन तो हो रहा है इसके अंदर, लेकिन इस वाइब्रेशन क्योंकि ये सेंट्रोसिमेट्रिक है तो इसकी वजह से IR स्पेक्ट्रा में कोई पीक नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब एक बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर बढ़ रही है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कार्बन की तरफ आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो इस केस में ये वाइब्रेशन कैसा हो गया हमारा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो गया। और अगर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है तो, और वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हो गया क्योंकि एक की बॉन्ड लेंथ कम हो गई, एक की ज़्यादा हो गई, तो इट्स नॉट सिमेट्रिकल नाउ। तो इसकी वजह से चेंज इन डाइपोल मोमेंट भी बनेगा और इसकी वजह से हमें IR स्पेक्ट्रा में पीक भी मिलेगी। ऑल्दो इट विल बी वेरी स्मॉल चेंज इन डाइपोल मोमेंट, बट अगर थोड़ा सा भी है तो उस वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहेंगे। और अगर वाइब्रेशन नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होगा तो उसकी वजह से IR स्पेक्ट्रम में पीक आएगी हमारे पास। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। पोजीशन का मतलब है कि कोई भी बैंड मतलब पीक कितने वेव नंबर पे आएगी, तो डिपेंड्स ऑन द वेव नंबर। पोजीशन किस बात पे डिपेंड करेगी, वेव नंबर पे डिपेंड करेगी। अब जो हमारे पास IR स्पेक्ट्रम है, मैंने एक कैसा हमारा प्लॉट करते हैं वो दिखाने की कोशिश की है। इस एक्सिस पे हम जो लेते हैं वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है। इधर हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर वेव नंबर बढ़ रहा है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को ही हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो यहाँ पे देखिए 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है, 650 सेंटीमीटर इनवर्स है। 650 से लेके लगभग 1250 तक हमारे पास जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। 1250 से 4000 के बीच में जो रीजन है उसको हम कहेंगे
फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिंगरप्रिंट फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, हमें ये बताता है कि किस टाइप के नेचर ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में बताता है कि बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, सिंगल है या डबल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में है या कार्बन हाइड्रोजन में है। तो इस तरीके की नेचर ऑफ द बॉन्ड के बारे में हमें ये रीज़न बताता है और उससे हम क्या, इसलिए इस रीज़न को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन। इस रीजन में मोस्टली वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं। जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसमें कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल चेंजेस होते हैं और ये हमें किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की आइडेंटिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम दो आइडेंटिकल सैंपल्स का स्पेक्ट्रा लेंगे तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल आएगा, पोजीशन ऑफ द पीक्स की टर्म्स में भी और इंटेंसिटी की टर्म्स में भी। इसलिए क्योंकि ये रीज़न हमें किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी के बारे में बताता है, इसलिए हम इस रीज़न को क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीज़न। उसके बाद आता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अगर हम इंटेंसिटी की बात करनी है, हमने देखा अभी तक पढ़ा सिलेक्शन रूल्स में, सिर्फ नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक जो वाइब्रेशंस होंगे उन्हीं की वजह से आईआर स्पेक्ट्रम में पीक आएगी हमारे पास। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशंस का मतलब है कि उनके अंदर क्या होगा, चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा। चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्यों आता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। जितना ज़्यादा चेंज होगा डाइपोल मोमेंट में उतनी ही उस पीक की इंटेंसिटी हाई रहेगी। यहाँ पे मैंने 3 पीक्स दिखाने की कोशिश की हैं। यहाँ पे जो ये वाली पीक है बिल्कुल छोटी है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। तो सबसे जो छोटी पीक होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वीक, W से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पीक के ब्रैकेट में अगर आपको W मिल जाए इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी को बताना चाह रहा है वो, और इंटेंसिटी कैसी होगी, वीक। अगर मीडियम ब्रैकेट में किसी भी पीक के मान लो ये दे दिया कि 1350 पे पीक आ रही है, ब्रैकेट में दे दिया मीडियम, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी मीडियम है। अगर स्ट्रॉन्ग बता रहा है, मान लो 1750 पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब पीक की इंटेंसिटी हाई है, तो वहाँ पे चेंज इन डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो वहाँ से हमें एक हिंट मिल जाएगा कि ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर है, तो दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहाँ पे हाई रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल कवर नेक्स्ट टॉपिक।